टाटा मोटर्स एक स्टॉक, राहुल, इस पे आपकी राय लेना चाहेंगे। आज ये हमारा स्टॉक 2020 में शामिल था और 170 के टारगेट यहाँ पर नीरज ने रखे थे, जो कि ग्लोबली हम एक रिसेशन की बात कर रहे हैं और ये इसका ग्लोबल एक्सपोजर है, तो उसका असर साफ तौर पे दिखाई देता है। गैप के साथ खुला है। सुबह के जो टारगेट थे स्टॉक 2020 के 170 के, उसके काफी करीब 171-50 के लोज बनाए हैं। ये मंदी की पोजीशन बनाए रखने की आप राय देंगे? अब क्या कॉल है आपकी, क्या एक नई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं इस समय भी? प्रदीप जी, हमने देखा है टाटा मोटर तो कंटिन्यूसली फॉलिंग नाइफ के जैसा रहा है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में जब भी हमने शॉर्ट किया है तो पैसा बना ही बना है। तो मुझे नहीं लगता कि अपसाइड डेफिनेटली कैप है 185 186 के ऊपर डेफिनेटली नहीं लग रहा है। टाटा मोटर्स थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ओवरऑल जो टाटा मोटर्स की बात करें तो मुझे लगता है शॉर्ट पोजीशन बनाने की बनी हुई जो है ये बनानी है भी, फ्रेश भी तो किया जा सकता है। लेवल्स पे भी मुझे लगता है 162 163 के लेवल्स के आसपास टाटा मोटर्स आ सकता है नियर टर्म के अंदर। 162 163 आप कह रहे हैं, यानी अब यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए और सेल पोजीशन को और आगे बढ़ाना चाहिए। सतपुते जी, टाटा मोटर्स और इसके डीवीआर पर भी एक बार नजर डालिए, आपकी क्या कॉल होगी? देखिए, चूंकि ये मैं मानता हूँ कि टाटा मोटर डीवीआर 84-85 के आसपास एक का भाव चल रहा है। छोटा मोटा वीकनेस मुझे और लगता है करीबन 78 और 80, ये इसका रेंज है जहाँ पे मुझे लगता है फिर से ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसको ब्रॉडर टर्म पे देखें तो टाटा मोटर डीवीआर एक कंसोलिडेशन में चले गए, जिसका रेंज बहुत इनफैक्ट थोड़ा बड़ा है। 160-65 ऑन लोअर साइड, ऊपर में एक बार के लिए 182-84 में अटकता है। अगर वो लेवल निकालता है तो 200 तक जाए, जो हमने इस टाइम देखा। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर अगर यहाँ पे पोजीशन है, अगर ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे है तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, 4-5 रुपीज़ आप एब्सॉर्ब कर सकोगे। बट एज ए ट्रेडर अगर पोजीशन है तो इट्स बेटर टू लिक्विडेट लॉन्ग। यहाँ से कम 5-6 रुपये और गिर सकता है डीवीआर। ओके, तो डीवीआर पे भी और गिरावट आने की आशंका आपको दिखाई देती है। आज जैसे हम पहले नजर डाल रहे थे कि सबसे ज्यादा जहां कमजोरी दिखी है जिन सेक्टर्स में, मेटल पे हमने सुबह सेल की कॉल दी थी। सेल में तकरीबन 48 रुपए के पहले टारगेट और फिर 46 तक के टारगेट की बात की गई थी। स्टील अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो जरा स्क्रीन पे लाइए। 50 रुपए पर इस समय चल रहा है और आज के दिन में इसने 49.75 तक के लोज बनाए हैं, तो उस टारगेट के काफी करीब पहुंचा है। राहुल, आप कैसे देख रहे हैं सेल पे ये मंदी की पोजीशन जो हमने सुबह इनिशिएट की, क्या इसको बरकरार रखेंगे और क्या अभी भी एक नई पोजीशन बना सकते हैं? प्रदीप जी, दो स्टॉक मेटल्स पे इसके अंदर स्टील में अंदर वीकनेस है कंटिन्यूसली, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल। दोनों के मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में राइट ही रहे हैं। तो सेल की बात करें तो मुझे भी लगता है कि अपसाइड डेफिनेटली कैप था सेल के अंदर नियर टर्म में, और जो बाजार चला तभी तो भी ऐसा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला। स्टॉक 53-54 पे मेरे ख्याल से टॉपिश है, तो ये यहाँ पे भी मेरे ख्याल से मंदी की कॉल जो आपने दी थी अभी भी जारी रह सकते हैं। मुझे लगता है 47-50 तक के टारगेट नियर टर्म में आ सकता है सेल के अंदर। टॉप शॉर्ट स्टॉक कौन सा है आपके हिसाब से राजेश इस समय मेटल में? देखिए, मुझे इन पर्टिकुलर यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है वो हुआ है वेदांता में। लेकिन वेदांता में अभी ब्रेकडाउन होने के बाद फॉलोअप सेलिंग नहीं आई है। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है, 172 का इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, 172 के नीचे खुला है, इसने गैप क्रिएट किया है। वो गैप फिल करने की कोशिश हो रही है, बट एट द सेम टाइम वो कोशिश अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो टेक्निकली सबसे ज्यादा वीक अभी के लिए मुझे लगता है वेदांता है। इट इज अ सेल बिलो 172 फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ इमीडिएट टारगेट 160। वर्स्ट केस में मुझे लगता है 152-154 तक भी क्रैक हो सकता है। तो वेदांता में आज फर्स्ट सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। तो ये आप अभी तुरंत सेल करेंगे? सेल करेंगे, यस यस। चलिए, आप लोग बहुत सेल की बात करते हैं, मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स देखता हूं जहां पे काफी तेजी आ रही है। राहुल जी, ये प्रश्न आपके लिए। 2 शेयर आरईसीएल और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोनों 52 हफ्ते के हाई पे और काफी अच्छी डिलीवरी और पीसीआर इंटरेस्ट इसमें देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको चार्ट्स पे अप्रैल के लिए? पहले आरईसी की बात करते हैं। आई थिंक डेफिनेटली दोनों स्टॉक्स मेरे ख्याल से आउट परफॉर्म रहे हैं। लास्ट 3 सीरीज के अंदर हम देखें तो मेरे ख्याल से नीचे के स्टॉक से 50% दोनों बढ़ने को देखने को मिला है। तो आरईसी डेफिनेटली अप्रैल की सीरीज में भी मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक का 148.50 का या भी नियर टर्म सपोर्ट है वो नहीं टूटता है तो मेरे ख्याल से वो स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। मुझे लगता है 165 तक के लेवल आरईसी के अंदर देखने को मिल सकता है। 165 तक के लेवल आरईसी में दिखाई देंगे। बाय द वे, आज बाजार खुलने के बाद हमने सबसे पहला एक तेजी का कॉल आरईसी पे ही लिया था। उस समय ये स्टॉक केवल 3% ऊपर था जी। तो दिन के दौरान अभी करीब 6% की कमाई हो रही है, तो वो एक लॉन्ग पोजीशन इंटैक्ट है और ये और भी आगे बढ़ सकती है। आरईसी और पीएफसी, इनफैक्ट ये दो ही स्टॉक सुबह भी बुलिश दिखाई दे रहे थे और इन पर हमने तेजी का कॉल लिया था। और एक और स्टॉक था उस समय एनबीसीसी, जिस पर हमारी नजर है। तो पीएसयूज एक सेगमेंट के तौर पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। राहुल, अगर इसमें आपको चुनना हो तो आप कौन सा पीएसयू स्टॉक चुनेंगे?
आई थिंक आरईसी डेफिनेटली मैं चूज करूंगा आई लेवल्स पे। मुझे लगता है कि अच्छी खासी बिल्टअप देखने को मिला है, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग रहा है, तो मैं आरईसी में स्टिक करूंगा। और सेकंड ओएमसीज में आईओसी मुझे लगता है कि 155 तक के पोजिशनल ट्रेड्स में मिल सकता है। प्रदीप जी, खासकर आईओसी अगर आप देखें, पहले जो 20 सबसे एक्टिव फ्यूचर्स हैं, एक ही ऐसा फ्यूचर है आईओसी का जो इस वक्त पॉजिटिव है और बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहा है। राहुल जी, ये प्रश्न आप ही के लिए, एचपीसीएल जो है इस वक्त निफ्टी से एग्जिट करेगा मार्च 31 को। मेरा ये प्रश्न है कि इस वक्त 6 महीने की हाई पे आपको ये शेयर कैसा लगता है? आई थिंक एचपीसीएल की बात करें तो ऑब्वियसली एंटायर ओएमसी पैक के अंदर हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा और नीचे के भाव से अच्छे खासे बिल्टअप भी देखने को मिले हैं। तो एचपीसीएल मुझे लगता है कि यहाँ से और भी मेरे 285 286 पे रैली कपल ऑफ टाइम्स वहाँ पे फिजल आउट हुई है, तो वही मुझे लगता है कि वहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है 285-86 के आसपास। और मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा लंबी तेजी अभी नियर टर्म में एचपीसीएल में देखने को मिलेगी। सत्पुर साहब, आपका कोई व्यू एचपीसीएल पर? देखिए, मुझे लगता है कि एचपीसीएल टेक्निकली एक बेहतरी, इनफैक्ट ओवरऑल ओएमसी पैक ही अच्छा है, लेकिन इसमें से एचपीसीएल इन पर्टिकुलर अच्छा लगता है क्योंकि इसने जो टेक्निकल ब्रेकआउट दिया था वो करीबन 250 के आसपास दिया था, जो कि इसका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन था। हमने लॉन्ग दिया था और लॉन्ग के टारगेट्स आते भी गए, तो मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन, जो कि 270 से लेके मुझे लगता है अगर करेक्शन थोड़ा डीप होता है तो 250-255 का लेवल एक बार के लिए आ सकता है। एट दिस जंक्चर लॉन्ग करने की डेफिनेटली मैं चेष्टा नहीं करूंगा, मैं कॉन्ट्रा बाय नहीं करूंगा। मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ पुल बैक के बाद ये करेक्शन जो है वो फिर से कंटिन्यू होगा। तो फिलहाल के लिए मैं एचपी बीपी आईओसी लॉन्ग नहीं करूंगा, यही मेरा वर्डिक्ट है। एट द सेम टाइम मैं इसमें कॉन्ट्रा शॉर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, बाजार इस लायक नहीं शायद कि वो इस वक्त शॉर्ट किया जाए, तो एचपीसीएल पे नजर रखें, लेकिन एक छोटे लेवल पर। प्रदीप जी, आप आज प्रशांत जैन साहब से मिले थे, उन्होंने कुछ क्रूड ऑयल पे आपको व्यू दिया? उनका ये कहना था कि जो ग्लोबल ग्रोथ में स्लो डाउन की बात से हम घबरा रहे हैं, दरअसल ये हमारे लिए अच्छी खबर है जी, क्योंकि अगर ग्रोथ स्लो होगी तो क्रूड ऑयल गिरेगा और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट हमें ही मिलेगा। तो उनका ये मानना था कि विदेशी निवेशक बाजार में लगातार पैसे लगा ही रहे हैं, एफआईएस का फ्लो लगातार बना हुआ है और घरेलू निवेशकों की बिकवाली से चिंता शायद बाजार बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। उनका यह कहना है कि डीआईआई की बिकवाली के जो आंकड़े दरअसल हमारे सामने आते हैं वो सही तस्वीर पेश नहीं करते और वो डीआईआई का या भारत के फंड मैनेजर्स का व्यू तो हरगिज नहीं बता रहे। ये सुनते हैं। डीआईआई के पास तो हर महीने पैसे आ रहे हैं, तो उसने कहीं पे प्रॉफिट बेचा क्योंकि कोई शेयर ऊपर गया, कोई उसका बाहर आया, तो वो एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद दूसरा कोई शेयर ले लेंगे। एक चीज़ आप और समझिए, जो गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट आता है, प्राइमरी मार्केट में भी सप्लाई आती है, तो आप जो डेटा देखते हैं रोज़ वो केवल सेकेंडरी मार्केट का डेटा है। बट अगर ईटीएफ में डाइवेस्टमेंट हुआ तो उसमें भी किसी ने 10,000 या 30,000 करोड़ रुपए दिया, तो हो सकता है हमने यहाँ शेयर बेचे, वो फॉरेनर ने कुछ लिया, डिमांड आई, लेकिन आप नेट बेसिस पे देखेंगे तो डीआईएस का तो मेरे ख्याल से हर महीने लगभग नेट बाइंग ही है। कॉर्पोरेट बैंक्स हैं उसमें हमारा ओवरवेट है काफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है जो एनपीए की इंडिया में समस्या थी ये अब धीरे धीरे लगभग सॉल्व होती जा रही है, और जो बैंक्स अच्छे हैं, जिनका डिपॉजिट बेस अच्छा है और जिनका प्रॉफिट्स एनपीएस के प्रोविजन की वजह से दबा हुआ था, वो आई थिंक अब अगले कुछ क्वार्टर्स में, साल में उसका वो फुल प्रॉफिट आएगा, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी ओवरवेट है इस पर। तो प्रशांत जैन साहब जो देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड चलाते हैं, उनका ये कहना है कि बाजार में इस गिरावट से हरगिज आपको घबराना नहीं चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का स्लो डाउन भी दरअसल हमारे लिए अच्छा होगा। एक और जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप जैन, अब बाजार की एक फंडामेंटल तस्वीर लेकर के। संदीप जी, आप क्या राय दे रहे हैं इस समय? पिछले 2 दिनों में जो जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, देखिए दिग्गज तो यही कह रहे हैं कि बाजार यहां से 5 साल में फिर भी डबल होगा, पर इमीडिएटली क्या ये प्री इलेक्शन रैली कहीं फिजल आउट हो रही है, खत्म हो रही है? नहीं, ऐसा लगता नहीं है प्रदीप जी, फिजल आउट होती हुई तो नहीं लग रही है। जिस तरीके की एफआईआईज की बाइंग है, और एफआईआईज लोग जब बाइंग करते हैं तो इनफैक्ट डीआईआई सेलिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उससे ज़रूर फर्क पड़ रहा है, बट एफआईआईज की बाइंग को देखते हुए और जो एक फुल थ्रॉटल के साथ जो ये लोग आए हैं बाइंग करने, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये फिजल आउट होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 11,200 कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट। और एक चीज़ अच्छी भी है कि ये जो करेक्शन है काफ़ी हेल्दी मैं मान रहा हूँ, क्योंकि एक तरफा बहुत बड़ी रैली आ चुकी थी और ऐसे लेवल पे निफ्टी था कि जहाँ पे
बाइंग करने में भी डर लगता है नई बाइंग में, और जो ट्रैप्ड हुए हैं उनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी बहुत फास्ट आ चुकी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि 11,200 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, और हो सकता है कि कटान के पहले 11,200-250 का रेंज हो सकता है एक बार छू ले, फिर वहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। और आज जिस तरीके से FMCG वगैरह में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है तो उसका भी एक रीज़न है, और थोड़े से जो इंडेक्स हैवी वेट्स है उनका करेक्शन है। बट ओवरऑल आई फील कि फार्मा स्टॉक्स में कुछ तेज़ी बन सकती है, थोड़ा बहुत यहाँ ध्यान दिया जाए। पावर स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, NTPC बहुत बढ़िया लग रहा है, REC आज देखिए किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, पावर ग्रिड अच्छे मोमेंटम में है। तो मुझे नहीं लगता कि, और प्लस PSU स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट होगा और इट विल बी अ गुड कॉल टू बाय ऑन डिक्लाइंस। जी संदीप जी, आपने NTPC की बात करी। शेयर इस वक्त 5 महीने के हाई पे चल रहा है और बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है इस शेयर पे अगर कोई बुलिश हो या कोई पॉजिटिव बात करता हो। इस वक्त 136 रुपए पे, और पावर सेक्टर में वैसे ही आज धूम मची हुई है। आपको कहाँ लगता है इसका अगले 6 महीने में कोई अच्छा लेवल आप देखते हो, और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पावर सेक्टर में सरकार ने जो मेजर्स लिए और कई जो इनिशिएटिव्स लिए, उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें सही होती हुई दिख रही है। और ऐसा लगता है कि ये कंपनी कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करके अपनी ग्रोथ को लाएगी, कुछ सेल ऑफ पावर प्लांट्स आएंगे हो सकता है सिस्टम में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लेवल्स पे आफ्टर द बोनस अब एडजस्टेड लेवल्स पे 136 के लगभग, और 125 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अब मुझे अच्छा लगने लगा है। आज तो इनफैक्ट हमने 125 की पुटें बिकवाई है, क्योंकि जनरली जब भी कोई स्टॉक अच्छा लगने लगता है तो जनरली उसकी पुट के थ्रू एंट्री करवाने की भी कोशिश करते हैं कुछ लोग जो FN और कैश मार्केट दोनों में डील करते हैं। तो मेरे हिसाब से 136 का लेवल, और आप अगर देखेंगे इसका अगर टेक्निकली भी 1000 डेमा के आसपास ये आया है और बहुत ही लंबे समय बाद इस तरीके का एक मूव आया है, तो मेरे हिसाब से तो 155-60 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखाएगा, और काफ़ी सेफ लगता है मुझे ये बेट। बिल्कुल इसके साथ जाना चाहिए, यहाँ पे भी बाइंग करें, और पावर ग्रिड में भी मुझे बाइंग करने की बहुत हमने रेकमेंड किया, और कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति वहाँ पे भी अपनानी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं संदीप जैन साहब। क्या कह रहे हैं कि आपको स्टॉक पसंद है तो पुट राइट कर दीजिए, पुट बेच करके भी आप चल सकते हैं पावर ग्रिड या NTPC के, इनमें एक बुलिश कॉल आता हुआ। सातपुते जी, आपका कोई व्यू है? देखिए, मुझे लगता है अगर पुट राइट करना है तो NTPC और पावर ग्रिड में से अगर मुझे पिक करना है तो पावर ग्रिड मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। पावर ग्रिड का जो ब्रेकआउट हुआ है वो करीबन 197 के आसपास हुआ है, और 197 के बाद 201.65 जो करंट मार्केट प्राइस है। तो मुझे लगता है इस सीरीज के लिए 197-200 ये बेस होगा। तो अगर पुट राइट करना है तो मैंने पुट देखी नहीं है, अगर 195 का पुट है तो वो बेच सकते हैं। ओके, तो ये एक स्ट्रैटेजी आपके लिए हो सकती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आज का इस वक्त का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक।